Hello everyone, welcome back to my channel. Guys, today in this particular video I am going to discuss important sections of the CPC and rest of the rules which is been discussed in the previous video. So let's begin. Guys, when we talk about the important section of the CPC, लेट मी जस्ट टेल यू वन फैक्ट अबाउट द सीपीसी. गाइज अभी तक जो सीपीसी है ना 2 टाइम अमेंड हुआ है. ठीक है, जो फर्स्ट अमेंडमेंट था सीपीसी में जो हुआ था 1976 में हुआ था और 1 फरवरी 1977 से उसका इन्फोर्समेंट डेट है अमेंडमेंट का. ठीक है, और जो सेकेंड अमेंडमेंट हुआ था 1999 में हुआ था, 1 जुलाई 2002 में उसका इन्फोर्समेंट डेट है. बिकॉज सीपीसी क्या है, एक कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है वेयर अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन अमेंड द सीपीसी. मतलब दोनों गवर्नमेंट को पावर है सीपीसी को अमेंड करने की. ठीक है, सो दोनों गवर्नमेंट को पावर है सीपीसी को अमेंड करने की. ठीक है, नाउ कम टू द सेक्शन. देखो जब हम सीपीसी का जो सेक्शंस के ऊपर आते हैं गाइस, तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन क्लोज मगअप करना है सीपीसी का 2 से, जहां पे डिक्री होल्डर, ठीक है, जजमेंट डेटर, मेसने प्रॉफिट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, प्लीडर, सारे के सारे आप जब देखो सीक्वेंस में लगे हुए हैं, बहुत ईजिली है टू याद करने के लिए. तो आप जितना हो सकता है आप सीपीसी का डेफिनेशन क्लोज मगअप करो. नाउ सेक्शंस देखते हैं आप, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो पीटी पेपर प्रीलिमिनरी पेपर में पूछता है. देखो सेक्शन 6 जो है गाइज वो पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन की बात करता है. मतलब कोई कोर्ट, पिक्यूनियरी का मतलब होता है कितने रुपए तक का कोई कोर्ट मैटर सुन सकता है. ठीक है, तो देखो जब हम कोर्ट को कहते हैं कि कोर्ट इज कॉम्पिटेंट कोर्ट, कब हम कहते हैं कि कोर्ट एक कॉम्पिटेंट कोर्ट है, जब वो 3 जुरिडिक्शन फुलफिल कर रहा होगा, पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन, सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन एंड टेरिटोरियल जुरिडिक्शन. अगर ये 3 जुरिडिक्शन कोई कोर्ट फुलफिल कर रहा होगा, दैट कोर्ट इज अ कॉम्पिटेंट कोर्ट. ठीक है, नाउ कम टू सेक्शन 9. सेक्शन 9 जो कहता है गाइज, कोर्ट टू ट्राई all civil suit अनलेस बार्ड. जो सेक्शन 9 है वो कह रहा है कि सारा जो कोर्ट है, कोर्ट वो कोई भी केस को ट्रायल कर सकता है अगर स्पेशली मतलब अगर उसको एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली बार्ड किया हुआ है उस सूट को, तो वो कोर्ट जो होगा उस सूट का नहीं ट्रायल करेगा, अदरवाइज वो सारे सूट का ट्रायल कर सकता है. सेक्शन 10 के जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, और सेक्शन 11 क्या है, सेक्शन 11 है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा. सेक्शन जो 10 है गाइज वो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस, मतलब पेंडिंग ऑफ द सूट है. मतलब एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर सेम सब्जेक्ट मैटर है और पार्टीज भी सेम है, वो मैटर अभी पेंडिंग है तो वो दूसरी जगह कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस एप्लीकेबल हो जाता है. ठीक है, यहां पर 10 के अंदर पेंडेंसी ऑफ सूट की बात है. और जब हम सेक्शन 11 की बात करते हैं जहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिकाटा, मतलब अगर कोई एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने एक सूट को डिसाइड कर दिया है, ठीक है, तो सेम सब्जेक्ट मैटर और सेम पार्टीज आपस में जाके फिर वो दूसरा सूट नहीं फाइल कर सकती. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11, जहां पर रेस सब जुडिस, रेस जुडिकाटा का प्रोविजन है. ठीक है, उसके बाद जब हम गाइस देखते हैं सेक्शन 16, 17, 18 जो है वो सेक्शन टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से रिलेटेड है, वो बार्स की बात करता है. सेक्शन 11 के बाद ना वो बार्स ही है कि कोर्ट कौन सा कोर्ट और जो कौन से सूट को सुन सकता है, कब उस पर बार लगा हुआ है. ठीक है, नाउ कम टू द सेक्शन 24. सेक्शन 24 की जब हम बात करते हैं, सेक्शन 24 में गाइज जब हम ट्रांसफर ऑफ सूट की बात करते हैं कि एक कोर्ट से किसी हम दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कराना चाहते हैं मैटर को, तो सेक्शन 24 के अंदर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पावर है ट्रांसफर करने की. आप ध्यान रखना इस बात का कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कौन से सेक्शन में पावर है किसी सूट को ट्रांसफर करने की. ठीक है, तो वो 24 है. और 25 सेक्शन के अंदर गाइज हम सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है ट्रांसफर ऑफ सूट की. ठीक है, जब हम 26 सेक्शन की बात करते हैं जहां पे इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की बात है, आप इसके साथ ऑर्डर कनेक्ट करोगे, ऑर्डर 4 जहां पे इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की बात है, तो कैसे इंस्टीट्यूट किया जाएगा, वो प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट होगी, डुप्लीकेट कॉपीज होंगी, 2 कॉपीज होंगी, तो सेक्शन 26 में इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हो गया. ठीक है, और सेक्शन 27 में इश्यू ऑफ डिफेंडेंट, मतलब समन टू डिफेंडेंट की बात की है. और उसका ऑर्डर कौन सा है, जब हम इश्यू ऑफ प्रोसेस और समन टू डिफेंडेंट की बात करते हैं तो ऑर्डर 5 में है. और यहां पे उसका सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 27 में है जो उसका प्रोविजन है. ठीक है, सो 26 हो गया, 25 हो गया, 27 हो गया, 28, 29, 30 ये आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन पीटी पेपर में कभी कभी पूछ भी लेता है. जब आप 31 में देखोगे ना, 31 सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. 31 में कहां पे वो समन टू विटनेसेस की बात की गई है, और समन टू विटनेसेस ऑर्डर में कहां पे, ऑर्डर 16 में समन टू विटनेसेस है. ठीक है, तो जब आप ऑर्डर कनेक्ट करना सीख जाएंगे देन सीपीसी बिकम सो मच इजी. ठीक है, तो हमने 31 सेक्शंस तक देख लिया है.
ठीक है। तो सेक्शन 31 इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो गाइस इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो 33 में क्या है, जजमेंट एंड डिक्री है, 34 में आपका इंटरेस्ट है और 35 में आपका कॉस्ट है। कॉस्ट बहुत बार पूछ लेता है कि कॉस्ट का प्रोविजन कहां पे है। कॉस्ट का एक ऑर्डर भी है, ऑर्डर 20A में, जहां पे कॉस्ट का प्रोविजन है, उसका सेक्शन कौन सा है, 35 हो गया। ठीक है, 35A सेक्शन बहुत बार पूछता है प्रीलिमिनरी पेपर में, 35B भी पूछता है। ठीक है, 35A 35B जब आप गाइस देखोगे तो जहां पे लिखा हुआ है कि कंपनसेटरी कॉस्ट इन रिक्वेस्ट ऑफ फॉल्स और वेक्शियस क्लेम्स और फॉर डिफेंस, मतलब अगर किसी प्लेंटिफ ने किसी डिफेंडेंट को तंग करने के, मतलब वेक्शियस और फॉल्स क्लेम कर रहा है कि जो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है प्लेंटिफ की, वो उसे क्लेम कर रहा है, तो उस कंडीशन में कंपनसेशन दिलाया जाएगा डिफेंडेंट को। ठीक है, 35A। और 35B में जो है कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले, मतलब अब पार्टीज सूट चल रहा है, उसमें कोई डिफेंडेंट है वो डिले कर रहा है प्रोसीडिंग्स को, तो उसके ऊपर ऑनरेबल कोर्ट जो है वो हैवीली कॉस्ट इंपोज कर सकते हैं। तो 35B जहां पे कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले, 35A जहां पे फॉल्स एंड वेक्सिस क्लेम कर रहा है कोई प्लेंटिफ, ठीक है, तो वहां पे उसे डिफेंडेंट को कंपनसेट कराया जाएगा। ठीक है, तो 35B हो गया। 38 जो है गाइस, जहां पे वो डिक्री की बात करेगी, डिक्री की एग्जीक्यूशन की बात है। 38 जो सेक्शन है, यहां पे लिखा हुआ है गाइस, कोर्ट बाय विच डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड। देखो, जब हम डिक्री के एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन कोर्ट होगा जो डिक्री का एग्जीक्यूशन कराएगा। सेक्शन 38 में ऐसा प्रोविजन है कि देखो, जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है वो कोर्ट तो एग्जीक्यूशन करा ही सकता है, वो तो कराई गई। उसके अलावा उस कोर्ट ने किसी दूसरे कोर्ट को भेजी है, डिक्री सेंड की है कि आप जो है ये कोर्ट, इसकी जो डिक्री है इसको एग्जीक्यूट कराओ। तो दो तरीके से हो सकती है, जिसने पास की है वो करा सकता है, या जिसको सेंड की गई है डिक्री एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो 38 इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, उसके बाद जब आप 45 जो सेक्शन है आप देखोगे, जहां पे लिखा हुआ है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री आउटसाइड ऑफ इंडिया। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि आउटसाइड ऑफ इंडिया है, आउटसाइड ऑफ इंडिया अगर हमें डिक्री का एग्जीक्यूशन कराना है देन तब हम क्या प्रोसीजर करेंगे। तो उसका सेक्शन कौन सा है, 45। जब हम गाइस एक 46 सेक्शन है सीपीसी का जो परसेप्ट की बात करता है। परसेप्ट एक तरह से ऑर्डर होता है जो प्लेंटिफ लगाता है, तो ये बहुत प्री में पूछ रहा है परसेप्ट का। ठीक है, परसेप्ट क्या होता है, बेसिकली आप समझो कि एक ए नाम का एक पर्सन है, वो डिक्री होल्डर है, और एक बी है जो डिफेंडेंट है, जो क्या है जजमेंट डेटर है, उसके अगेंस्ट जो डिक्री का एग्जीक्यूशन होना है बी के अगेंस्ट। तो ठीक है, और एक मनी डिक्री है। तो होता क्या है, जब दो प्रॉपर्टी हैं उसकी, बी की जो डिफेंडेंट है उसकी दो जगह प्रॉपर्टी है, एक जगह प्रॉपर्टी तो सेल करके उसका एग्जीक्यूट कराया, पैसा दिलाया, लेकिन अभी पूरा पैसा नहीं दिला गया प्लेंटिफ का, तो परसेप्ट की एप्लीकेशन लगाई जाती है बाय द प्लेंटिफ की ऑनरेबल कोर्ट, इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है इसको अटैच किया जाए, कहीं ऐसा ना हो पहली प्रॉपर्टी के एग्जीक्यूशन का जो पैसा बकाया रह गया था उसको वो सेल कर दे। तो एक परसेप्ट की एप्लीकेशन लगती है जिससे कि वो दूसरी जो उसकी प्रॉपर्टी है अलग इस प्लेस पे है उसको अटैच कर लिया जाए। ठीक है, तो परसेप्ट की प्री में पूछता है, परसेप्ट का 46 सेक्शन के अंदर इसका प्रोविजन है। जब हम गाइस 50 सेक्शन देख रहे हैं, 50 में देखो लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक डेफिनेशन भी है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जब भी आप पढ़ते हो तो बहुत अच्छे से पढ़ना, बिकॉज लीगल रिप्रेजेंटेटिव से क्वेश्चन बनते हैं। तो सेक्शन 50 के अंदर लीगल रिप्रेजेंटेटिव का प्रोविजन है, वेयर अ जजमेंट डेटर डाइज, जहां पे क्या हो गया, एक डिक्री पास की गई है बी नाम के पर्सन के अगेंस्ट, बी नाम को जजमेंट डेटर के अगेंस्ट, और जजमेंट डेटर मर गया। ठीक है, तो अब डिक्री का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, तो डिक्री का एग्जीक्यूशन उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसके अगेंस्ट जो है डिक्री का एग्जीक्यूट कराई जाएगी। सो उसका जो प्रोविजन है सेक्शन 50 में दिया गया है। और 51 में आप देखोगे पावर्स ऑफ कोर्ट्स टू इन्फोर्स एग्जीक्यूशन, कैसे जो मोड ऑफ एग्जीक्यूशन बताया गया है कि कैसे जो डिक्री को इन्फोर्स कराया जाएगा ना, डिलीवरी फॉर एनी प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली डिक्रीड, अटैचमेंट ऑफ एंड सेल करके, डिटेंशन ऑफ उस पर्सन को अरेस्ट एंड डिटेन करके, ठीक है, या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ उसकी प्रॉपर्टी पे अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर अपॉइंट करके। ठीक है, सो सेक्शन 50, 51, 52 में जब आप देखोगे सेक्शन, तो एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, यहां पे डिक्री के एनफोर्समेंट की बात की जा रही है, किसके अगेंस्ट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट। सो 52 हो गया। 55 और 56 सेक्शन भी 55 जो कहता है गाइस अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रीलिमिनरी पेपर में बनता है, एग्जाम में बनता है। 56 जो सेक्शन है ये बना था, क्वेश्चन बना था गाइस, जहां पे कि प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ वुमेन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर मनी। अगर कोई मनी की डिक्री है जिसका एग्जीक्यूशन होना है, तो एक वुमेन को प्रोहिबिट किया गया है कि आप उसको अरेस्ट और डिटेन नहीं कर सकते हैं। वो कौन सा सेक्शन है, 56 के अंदर है। वुमेन को प्रोहिबिट किया गया है, अगर कोई मनी की डिक्री है तो आप उनको अरेस्ट और डिटेन नहीं करोगे फिर। ठीक है, सेक्शन 60 के अंदर गाइस अटैचमेंट की बात की गई है, प्रॉपर्टी लायबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। ठीक है, उसके बाद जब आप गाइस 60 के बाद आप 75 सेक्शन पे आओगे, 75 में क्या है, कमीशन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 75 जो कमीशन की बात करता है कि कोर्ट, पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन, कमीशन इशू कर सकता है जो कुछ मैटर्स हैं, टू एग्जामिन एनी पर्सन, टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन, टू एग्जामिन एडजस्ट अकाउंट्स, टू मेक अ पार्टीशन एंड टू होल्ड अ साइंटिफिक, टेक्निकल और एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन। तो उन सब कंडीशन में जो कंडीशन दी गई हैं उनमें क्या होगा, कोर्ट एक कमीशन इशू कर सकता है। 75 इसका सेक्शन है। आप जब इसका ऑर्डर देखोगे, ऑर्डर 26 के अंदर कमीशन का प्रोविजन किया गया है, ठीक है, वहां पे उसके सारे रूल हैं। 77 जब आप सेक्शन देखते हो ना गाइस, तो ये आप ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्री में बनता है। 77 में क्या है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट ना, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजते हैं जब हम किसी, इन लिeu ऑफ इशूइंग अ कमीशन टू द कोर्ट में इशू अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू एग्जामिन विटनेस रेजिडिंग एट एनी प्लेस नॉट विद इन इंडिया। अगर हम किसी दूसरे प्लेस पे दूसरी कंट्री में रहता है, आउटसाइड ऑफ इंडिया पर्सन है, तो उस कंडीशन में अगर हमें कमीशन इशू करना है तो उस कंट्रीज के नाम से इशू किया जाएगा और लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा जाएगा। सेम ऐसा ही जब हम इन्वेस्टिगेशन सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 12, उसमें 166 जो सेक्शन है, 166 और ए एंड बी जो हैं, उसमें आप देखोगे तो वहां पे भी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा जाता है ना, कमीशन इशू किए जाते हैं। तो ठीक है, आप 77 हो गया। 78 जो सेक्शन है जहां पे गाइज आप देखोगे कमीशन इशूड बाय फॉरेन कोर्ट्स, फॉरेन कोर्ट के लिए जो है कमीशन इशू किया गया है, ठीक है। उसके गाइज आप देखोगे 78 सेक्शन हो गया। 83 जो सेक्शन है गाइज, 83, 82 भी आप देख सकते हो, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। 83 जो सेक्शन है गाइज, व्हेन एलियंस में शू, एंड 84 जो सेक्शन है, ये प्री के क्वेश्चन है सभी, व्हेन फॉरेन स्टेट में शू, ठीक है। 84 हो गया। 88 इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो काफी टाइम पूछा गया है प्रीलिमिनरी पेपर में, इंटरप्लीडर सूट के बारे में बात करता है, ठीक है। 88 सेक्शन ना, वेयर इंटरप्लीडर सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड, ठीक है। इसका ऑर्डर आप क्या कनेक्ट करोगे, ऑर्डर 35 में है इंटरप्लीडर सूट, ठीक है। सो 88 सेक्शन हो गया। 89 जो सेक्शन है गाइस, ये एडीआर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मतलब बिफोर, मतलब पहले कोर्ट से पहले की जो मीडिएशन का काम होता है ना, एडीआर, अल्टर्न आर्बिट्रेशन, कंसाइलेशन, जुडिशियल सेटलमेंट, इंक्लूडिंग सेटलमेंट थ्रू द लोक अदालत एंड मीडिएशन के थ्रू जो भी मैटर को सेटलमेंट किए जाते हैं, 89 सेक्शन है। और जब आप ऑर्डर 10 का रूल 1A पढ़ोगे तो वहां पे भी एडीआर का प्रोविजन है कि कैसे वो बाहर, कोर्ट के बाहर मैटर को सेटलमेंट किया जाए उनका। तो एडीआर और 88 में जो है वो इंटरप्रेटर सूट हो गया, और जो 89 में आप एडीआर करके भी याद कर सकते हो जहां पे मीडिएशन की बात है। उसके बाद जब आप 92 सेक्शन देखोगे गाइस, तो ये 92 सेक्शन आया था 2018 में, क्वेश्चन आया था प्री में, पब्लिक चैरिटीज की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद जब हम 94 सेक्शन देखोगे गाइस, 92 के बाद जो 94 सेक्शन है, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स की बात कही है यहाँ पे, ठीक है। ये प्रीलिमिनरी क्वेश्चंस हैं ये सब। 94 हो गया। फिर 96 से 109 सेक्शन तक पूरा अपील का प्रोविजन है। 196 से 109, 109 सेक्शन तक पूरा का पूरा अपील का कॉन्सेप्ट है। और आप इनके साथ ऑर्डर कनेक्ट करोगे, 41 ऑर्डर पढ़ना है जो अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, 42 अपील फ्रॉम अपीलिएट डिक्री, 43 अपील फ्रॉम ऑर्डर, एंड 44 अपील बाय इंडिजेंट पर्सन, 45 जो है आपका अपील इन अ सुप्रीम कोर्ट। तो 5 ऑर्डर हैं 41 से 45 तक जो अपील का प्रोविजन है, और सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसका तो आप छोड़ नहीं सकते, कोई यहां से क्वेश्चन बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रीलिमिनरी और मेंस एग्जामिनेशन के लिए। 96 से 109 और 41 से 45 जो भी ऑर्डर है, ठीक है, आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। सो ये रूल हो गए, इसके सेक्शन हो गए। उसके बाद जब आप 113 पढ़ोगे जहां पे रेफरेंस का प्रोविजन है, 114 पढ़ोगे जहां पे रिव्यू का प्रोविजन है, और 115 पढ़ोगे जहां पे आपका रिवीजन का प्रोविजन है। उसके अलावा जब आप गाइज 132 सेक्शन देखोगे, जहां पे कि एग्जम्पशन ऑफ सर्टन वुमेन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस, कुछ ऐसे कंडीशन है जहां पे जो पर्सनल अपीयरेंस से वुमेन को छूट दी गई है। और कुछ है, जैसे आप 135A पढ़ोगे जहां पे एग्जम्पशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन, मतलब अरेस्ट और डिटेंशन से भी वुमेन को छूट दी गई है। और कुछ एक पर्सन हैं जैसे MLA है, MP है, उनको भी यहाँ पे काफ़ी एग्जम्पशन किया गया है डिटेन और अरेस्ट करने से। तो 132 हो गया, 135A हो गया, फिर उसके बाद आप कैबिनेट हो गया, 148A हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो इनहेरेंट पावर 151 सेक्शन हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं और जो यहाँ से क्या बोलते हैं एग्जाम में प्रीलिमिनरी पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। सो आप इंपॉर्टेंट हैं, आप रिवाइज कीजिए इन सेक्शंस को। इनके अलावा भी जितना हो सकता है आपको सेक्शंस रिवाइज करने हैं। नाउ कम टू द रूल गाइस। जो रूल यस्टरडे जो हमने एक वीडियो अपलोड किया था उसमें कुछ रूल, कुछ ऑर्डर रह गए थे, उसके बाकी के जो रेस्ट ऑफ द रूल्स है, रेस्ट ऑफ द ऑर्डर्स है, मैं इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं जहां पे क्वेश्चन प्री के बनते हैं डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।
सो देखो 20 ऑर्डर जो जजमेंट डिग्री की बात करता है वो तो इंपॉर्टेंट है, ये 21 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 21 में इतने 106 रूल हैं, आप जितना हो सकता है उसको आप रिवाइज करो, आप याद करो उन रूल्स को, ठीक है। फिर भी मैंने कुछ लिखे हैं 21 ऑर्डर के जो रूल हैं, रूल 1, 11, 12 और 18, जहाँ पे क्रॉस डिग्री कई बार पूछता है कि क्रॉस डिग्री का जो किस प्रोविजन है, उसका जो क्रॉस डिग्री का जो प्रोविजन है वो किस रूल में है, किस ऑर्डर में है। तो क्रॉस डिग्री का जो रूल है 18 रूल है ऑर्डर 21 का, ठीक है। उसके बाद स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन है डिग्री का 26 का रूल 26 ऑर्डर 21। फिर आप देखोगे ना 46A से 46I तक ये एक गार्निशी का कॉन्सेप्ट एड ऑन किया गया था 1976 अमेंडमेंट एक्ट से। गार्निशी का जो कॉन्सेप्ट है वो एड ऑन किया गया था। गार्निशी कौन होता है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, गार्निशी कौन होता है, ठीक है। गार्निशी को एक नोटिस, जब हम 46A पढ़ते हैं तो वो नोटिस टू गार्निशी की बात करता है, ठीक है। तो गार्निशी कौन होता है उसको समझ लेते हैं, ये बहुत प्री में आजकल बन रहा है ये क्वेश्चन गार्निशी के बारे में, ठीक है। तो एक नाम का पर्सन है, ठीक है, वो कौन है, डिग्री होल्डर है, इसके फेवर में डिग्री आई है। एक नाम का पर्सन है डिग्री होल्डर है, इसके फेवर में डिग्री आई है। और ये एक बी नाम का पर्सन है जो है जजमेंट डेटर, इसके अगेंस्ट डिग्री आई है। और एक सी नाम का पर्सन है जिसने क्या किया हुआ है, सी ने बी से डेट लिया हुआ है, लोन ले रखा है, ठीक है। सी नाम के पर्सन ने बी से डेट ले रखा है। तो वो जो होगा ऑनरेबल कोर्ट एक जो नोटिस इशू करेगा कि जो बी के अगेंस्ट जो मनी की डिग्री एग्जीक्यूट होनी है, तो ठीक है, जजमेंट डेटर यहाँ पे इसके ये डिग्री होल्डर हो गया ए, बी कौन हो गया, जजमेंट डेटर हो गया, सी एक डेटर हो गया जिसने सी ने बी से लोन ले रखा है। तो सी को पैसा देना है बी को, तो यहाँ पे जो नोटिस ऑफ गार्निशी की बात की जाती है तो यहाँ पे वो ए एप्लीकेशन लगा के बोल सकता है कि ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर कर सकते हैं कि जो सी बी को पैसा देगा वो डायरेक्ट बी को ना देके ए को दे, ठीक है। जो सी को, जो सी यहाँ पे कौन होगा, गार्निशी हो गया। ये गार्निशी बी को जो बी को पैसा देना था ना, जजमेंट डेटर का डेट हो गया है ना, तो ये डेटर हो गया। तो सी को जो पैसा बी को देना था जजमेंट डेटर को वो ए को दे, डिग्री होल्डर को दे, ठीक है। और जो तो यहाँ पे डिग्री होल्डर क्या हो गया, गार्निशर हो गया, बी इज अ जजमेंट डेटर और सी इज अ गार्निशी हो गया ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, गार्निशी हो गया। तो ये डायरेक्ट बी को ना देके ए को दो पैसा दिलाया जाएगा, ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा ऑर्डर कर दिया जाएगा। तो ये 46A के अंदर ए से आई तक जोड़ा गया था 1976 अमेंडमेंट के बाद सीपीसी में, ठीक है। उसके बाद जब आप गाइस ऑर्डर 20 क्रॉस डिग्री हो गया यहाँ पे ऑर्डर 21 में, और 106 रूल भी जरूर पढ़ लेना। पहला रूल 21 का एंड 106 रूल 21 ऑर्डर का, ठीक है। तो कई बार पूछता है वो, वहाँ पे सेट असाइडिंग ऑफ ऑर्डर की बात की गई है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द ऑर्डर 23 लिखा है मैंने जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट की बात की कि आप विड्रॉ कर सकते हैं एक स्टेज पे आगे, अगर आपको लगता है कि सूट आगे नहीं फाइट करना चाह रहे हैं तो आप विद द परमिशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट सूट यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद गाइस आप 35 ऑर्डर देखोगे ना, बीच के कुछ ऑर्डर नहीं है इतने इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको ऑर्डर की मार्जिनल हेडिंग याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ऑर्डर पूछ लेगा कि ये कहाँ पे प्रोविजन है, सूट बाय और अगेंस्ट द आर्मी नेवी हो, ये कि हाँ किस ऑर्डर में इसका प्रोविजन किया गया है कि हम सूट बाय और अगेंस्ट द आर्मी नेवी एयरफोर्स के अगेंस्ट हम सूट फाइल कर सकते हैं, तो उसका 28 ऑर्डर है ना। तो आप इस तरह से जितने मार्जिनल हेडिंग या ऑर्डर के आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे 23 में विड्रॉल में एडजस्टमेंट ऑफ सूट की बात है, 35 जो ऑर्डर है वो कमीशन की बात करता है, ठीक है। तो इसका एक रूल है, रूल 5 बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत बार पूछा जा चुका है। उसके बाद आप गाइस देखोगे 39 ऑर्डर लिखा है मैंने, 39 में जहाँ पे आपका वो टेम्पररी इंजंक्शन और इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर की बात है, तो उसके रूल 1, 2, 2A, 3 और 6 रूल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद गाइज आप देखोगे 39 हो गया, 40 के बाद के जितने भी ऑर्डर हैं सब इंपॉर्टेंट है। 40, 41 से 40 हो गया, 41 से 45 तक आपका अपील के ऑर्डर हो गए, 46 तो 40 जो ऑर्डर है जहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर की बात है, उसके 4-5 रूल हैं, आप पढ़ लेना। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर से बहुत जगह क्वेश्चन बनता है कि जहाँ पर रेन्यूमरेशन है वहाँ पे कि उसको जो रिसीवर अपॉइंट किया गया है तो उसको एक रेन्यूमरेशन दिलाया जाएगा ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा। उसके बाद ये फोटो और जितने भी आपको ऑर्डर याद करने सब रोमन नंबर्स में याद करने हैं, ठीक है। सो रिसीवर हो गया, और उसके बाद गाइज आप देखोगे 41 से 45 तक आपको वो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी अपील के प्रोविजन, अपील को बहुत अच्छे से फ्रेम करना है टॉपिक, वो मेंस का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सेक्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर और रूल, ठीक है। गार्निशी देख लेना, और गार्निशी हो गया, परसेप्ट हो गया, ये क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं प्रीलिमिनरी पेपर में। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू।